हेलो, वेलकम टू ऑल। आप सभी का स्वागत है हमारे इस चैनल में। और आज हम डिस्कस करने वाले 17 और 18 दिसंबर की जितनी भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स की न्यूज़ आई है, जो आपके आने वाले किसी भी एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट हो सकते हैं। तो आइए डिस्कस करते हैं आज कौन कौन सी चीज़ें हमारे लिए आई हैं। तो सबसे पहले एक 100 डेज एक्शन प्लान आया है। ये एक्चुअली थोड़ा सा पुराना ही है। ये 100 डेज एक्शन प्लान जब सरकार के 100 दिन हुए थे, तो एक्चुअली उसमें ये हर एक डिपार्टमेंट में अगर आप देखेंगे तो उन्होंने लॉन्च किया था। लेकिन यहाँ पर एक ये जो 100 डेज एक्शन प्लान है, इस पे थोड़ा सा ज्यादा एक बार देखना है, क्योंकि यहाँ पर जो चीजें हैं वो आपके फाइनेंशियल इंक्लूजन से रिलेटेड हैं, और उसी को ध्यान में रखते हुए कुछ चीजें इस डिपार्टमेंट के थ्रू लॉन्च की गई है। तो ये 100 डेज एक्शन प्लान ये आपका दैट मीन्स कन्फाइंड है डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट के 100 डेज प्लान से रिलेटेड, जहां पर अपनी सर्विसेज को बेहतर बनाने का एक दैट मीन्स स्टेप लिया गया है, ताकि सर्विस और इफिशिएंसी को बेहतर किया जा सके सिटीजन्स के लिए। तो कुल मिलाकर फाइनेंशियल इंक्लूजन के साथ साथ डेवलप करने का जो फोकस है वो सिटीजन सेंट्रिक गवर्नमेंट सर्विस पर है। तो आइए इसको समझते हैं क्या। तो जैसा कि 100 डेज एक्शन प्लान है जिसको डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट ने लॉन्च किया है, तो ऐसे ही फिर से कह रहा हूँ कि अलग अलग डिपार्टमेंट ने जरूर लॉन्च किया है, लेकिन कुछ चीजें यहाँ पर याद रखिएगा। जिसमें सबसे पहली चीज आती है कि 5,000 डाक चौपाल्स लगाए जाएंगे अक्रॉस द कंट्री। इसका मेन फोकस है कि फाइनेंशियल सर्विसेज को लोगों की रीच तक प्रमोट किया जाए, और फाइनेंशियल सर्विस स्पेशली कहाँ पर, इन रूरल एरियाज। तो इसीलिए डाक चौपाल्स लगाए गए। इसके साथ साथ रूरल एक्सपोर्ट को बढ़ाने के लिए दूसरा पॉइंट है, रूरल एक्सपोर्ट को बढ़ाने के लिए, जो कि स्मॉल स्केल जैसे किसी का बिजनेस है एंड ऑल, तो स्मॉल स्केल जो एमएसएमई टाइप है, उनको रूरल एक्सपोर्ट्स में प्रमोट करने के लिए कई सारे डाक निर्यात केंद्र खोले जाएंगे। अब डाक निर्यात का मतलब आप समझ ही रहे हैं कि भाई एक्सपोर्ट किया जाएगा, सामान एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाया जाएगा। लेकिन ये क्यों किया जाएगा? तो जैसा कि सरकार ने एक प्रोग्राम शुरू किया था, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट। तो इसीलिए मैंने आपसे कहा कि स्मॉल लेवल पर जो भी प्रोडक्शन हो रहा है, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के तहत, तो उसको एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाया जा सके, तो उसके लिए लगभग 3,000 न्यू डाक निर्यात केंद्र ओपन ओपन खोले जाएंगे। इसका मेन ऑब्जेक्टिव होगा, एक तो आपका लोकल प्रोडक्ट को पहचान जो मिलेगी वो तो मिलेगी ही, मतलब दूसरी जगह तक जाएगा। इसके साथ साथ आपकी इकोनॉमिक ग्रोथ भी देखने को मिलेगी, लोगों को काम मिलेगा। और इसके साथ साथ रूरल डेवलपमेंट भी होगा। जो लोगों ने अपना प्रोडक्ट बनाया है वो भी कहीं बाहर जाएगा, तो उसकी भी पहचान बढ़ेगी। इसके साथ साथ प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट 10 विलेज और एक सिटी में लॉन्च किया जाएगा फॉर द डेवलपमेंट ऑफ स्टैंडर्डाइज्ड जियो कोडेड एड्रेसिंग सिस्टम इन इंडिया। अब इसका मतलब क्या है? तो इसका मतलब बस इतना सिंपल से समझिएगा, इट इज अ सिस्टम टू सिंप्लीफाइंग एड्रेसिंग सोल्यूशन। जो एड्रेस में दिक्कत आती है उसको सिंप्लीफाई करने के लिए इस टाइप की जियो कोडेड एड्रेसिंग सिस्टम को लॉन्च किया गया है। जियो का मतलब ये है कि भाई लोकेशन बेस्ड है, एक कोड दे दिया गया जिसके थ्रू लोगों की रीच बढ़ जाएगी। तो कुल मिलाकर जैसे ऊपर आपका सिटीजन सेंट्रिक फाइनेंशियल इंक्लूजन को बढ़ावा देना था, वैसे ही यहाँ पर सिटीजन सेंट्रिक डिलीवरी को प्रमोट करना है, और डिलीवरी ऑफ पब्लिक एज वेल एज प्राइवेट सेक्टर। तो किसी भी टाइप की दिक्कतें ना आए, सर्विसेज आसानी से पहुंच पाए, तो इसलिए इस चीज को लॉन्च किया गया। अब इसमें अगर हम लोग ये बात करें कि टेक्निकल सपोर्ट कौन प्रोवाइड कराएगा, तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा कि यहाँ पर जो हमको देने वाला है टेक्निकल सपोर्ट, ये हमारे लिए मान लीजिए चौथा पॉइंट है। तो टेक्निकल सपोर्ट देने का काम यहाँ पर करेगा नेशनल रिमोट सेंसिंग सेंटर। और ये नेशनल रिमोट सेंसिंग सेंटर किसके अंडर में है? तो ये इसरो। तो डायरेक्ट इसरो के साथ कहीं ना कहीं कोलैब है, जिससे उसका हेल्प मिलता है। और यहीं पर इसके साथ साथ ये जो डिपार्टमेंट है, उसने एक बीटा वर्जन लॉन्च किया है नेशनल लेवल एड्रेसिंग सिस्टम का। बीटा वर्जन ऑफ नेशनल लेवल एड्रेसिंग
ग्रिड ग्रिड पैटर्न पे काम करेंगे, ग्रिड नेम, और इस ग्रिड का नाम क्या है? डिजिपिन। डिजिपिन। तो ये आपका दैट मीन्स जो भी आपका फीडबैक है सर्विसेज से रिलेटेड उसको भी प्रोवाइड कराएगा, ताकि आप टाइम टू टाइम अपनी सर्विसेज को बेहतर कर पाए। तो ये सारी चीजें कहीं ना कहीं लॉन्च की गई डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट के थ्रू। तो ये थी हमारी पहली न्यूज, तो इसको जरूर ध्यान रखें। दूसरा, एक आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज आई है, ये भी इम्पोर्टेंट है हमारे लिए, और वो है अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन फॉर अर्बन कोऑपरेटिव बैंक। तो आइए इसको समझते हैं, ये है क्या। पहली चीज, देखिए अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन का नाम, फॉर एग्जांपल जैसे कि एनपीसीआई हमने एक नाम लिया, नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। ये एक डिजिटल पेमेंट का अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन है। तो अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन का सीधा सा मतलब है, इसके नीचे जितनी भी एक्टिविटी हो रही है डिजिटल पेमेंट वाली, सबको कौन मैनेज कर रहा है? एनपीसीआई कर रहा है। वैसे ही अब ये एक अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन बनाया गया, और ये पर्टिकुलर किसके लिए बनाया गया है? अर्बन कोऑपरेटिव बैंक। तो पहली बात तो कोऑपरेटिव बैंक का ही पार्ट है। तो जब आप कोऑपरेटिव बैंकों की बात करते हैं, तो कोऑपरेटिव बैंक भाई दो टाइप के हो जाते हैं। स्टेट कोऑपरेटिव हो गया, एक अर्बन कोऑपरेटिव हो गया, दैट मीन्स एक रूरल कोऑपरेटिव एंड अर्बन कोऑपरेटिव। अब सबसे बड़ा क्वेश्चन यहाँ पर आता है कि इनका रेगुलेशन किसके थ्रू होता है। तो देखिए, दीज आर रजिस्टर्ड अंडर द, पहली बात तो सोसाइटी एक्ट के तहत। सोसाइटी एक्ट में रजिस्टर्ड होते हैं, और सोसाइटी एक्ट भाई स्टेट का होता है। लेकिन एज वेल एज इनको रेगुलेट आरबीआई भी करता है, मतलब स्टेट के साथ साथ, क्योंकि ये बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट का भी पार्ट होते हैं। तो आरबीआई एक्ट 1934 में भी मेंशन है। तो दैट मीन्स इस तरीके से डुअल रेगुलेशन होता है। तो कहीं ना कहीं इसी चीज को बेहतर बनाने के लिए इन्होंने एक अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन लाया है। तो ये देखते हैं क्या ये चीज। और एक अंतर यहाँ पे और बता दूं, जैसे ये रूरल दैट मीन्स ये सिंगल स्टेट में सोसाइटी एक्ट के तहत रजिस्टर्ड होते हैं, और अर्बन वाले मल्टी स्टेट के तहत रजिस्टर्ड होते हैं। दैट मीन्स एक से ज्यादा स्टेट में देखने को मिलेंगे। तो सबसे पहली चीज आती है, establish an organization to resolve the difficulties being faced by the urban cooperative। तो जो भी दिक्कतें फेस की जा रही थी यूसीबी की तहत, उनको रिजॉल्व करने के लिए यहाँ पर एक ऑर्गेनाइजेशन लाया गया। अब ये किस टाइप की दिक्कतें हैं, तो वो देखिए। तो जो अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स हैं, पहली चीज तो फ्रेगमेंटेड अनकोऑर्डिनेटेड इन्वायरमेंट में काम कर रहे थे, जिससे इनकी ग्रोथ, स्टेबिलिटी और कम्पिटेटिवनेस पे कहीं ना कहीं क्वेश्चन मार्क आ रहा था। उतना बेहतर परफॉर्म नहीं कर पा रहे थे, जब भाई रेगुलेशन या बाकी सारी चीजों में दिक्कतें आ रही हैं, या डेवलपमेंट वाला इन्वायरमेंट नहीं मिल पा रहा है, तो कहीं ना कहीं दिक्कत तो रहेगी। और इसी की वजह से कहीं ना कहीं इनका ग्रोथ हैम्पर हो रहा था। और उसका मेन रीजन, जैसे कि लैक ऑफ रेगुलेटरी क्लैरिटी नहीं है, कि भाई कौन इस पे ज्यादा ध्यान देगा, स्टेट देगी कि भाई आरबीआई देगी। इसी की वजह से इनके कार्य में ऑपरेशनल इनएफिशिएंसीज देखने को मिल रही थी, और रिसोर्सेज पे भी लिमिटेड एक्सेस हो पा रहा था। और ये तीनों चीजें अगर कहीं पाई जा रही है, तो उससे एक ही चीज ग्रो करेगी, फाइनेंशियल इनस्टेबिलिटी, अस्थिरता आएगी, पुअर गवर्नेंस, और इसके साथ साथ मार्केट प्रेशर, लगातार आरबीआई का पेनल्टी लगाना, ये सब सारी चीजें देखने को मिल रही थी। तो यहाँ पर रेगुलरिटी में क्लियरिटी मिल पाए, इसीलिए एक अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन किया गया, या दैट मीन्स लॉन्च किया गया। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूज है आपके किसी भी एग्जाम के लिए। अब इसका नाम क्या है? नेशनल अर्बन कोऑपरेटिव फाइनेंस एंड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, एनयूसी एफडीसी। और इसको इसीलिए इस्टेब्लिश किया गया है, ताकि आप जितनी भी डिफिकल्टीज अर्बन कोऑपरेटिव बैंक के पास आ रही है, उनको सॉल्व किया जा सके। और ये कई सारे टाइप के सपोर्ट प्रोवाइड कराएगा, जैसे कि सबसे पहली चीज, अगर क्रेडिट सपोर्ट चाहिए तो फंड बेस्ड सपोर्ट, एज वेल एज नॉन फंड बेस्ड सर्विसेज भी देगा। अब उसमें कौन कौन सी चीजें, कुछ चीजें यहाँ पर देखिए मेंशन कर दिए। फंड बेस्ड में भाई कैपिटल सपोर्ट देगा, क्रेडिट लाइंस पे काम करेंगे, रिफाइनेंसिंग हो पाएगी। उनके लोन्स के रिफाइनेंसिंग का मतलब ही होता है कि दोबारा से लोन देना, अगर कहीं पर शॉर्ट क्रेडिट पड़ रहा है। इमरजेंसी लिक्विडिटी के लिए भाई सपोर्ट सिस्टम प्रोवाइड कराएगा, डिपॉजिट एंड बोरोइंग्स भी दी करी जाएंगी, और मार्केट बोरोइंग्स तो पार्ट है, इसके साथ साथ इन्वेस्टमेंट में भी पार्टिसिपेट करेंगे। कुल मिला के ये फंड बेस्ड सपोर्ट हो गया। नॉन फंड में कोई साइबर अटैक या दैट मीन्स आईटी रिलेटेड कोई दिक्कत आती है, तो उसके लिए आईटी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, पेमेंट एंड सेटलमेंट सर्विसेज एज अ रेगुलेटर के फॉर्म में, कैपेसिटी बिल्डिंग कराएगा, कंसल्टेंसी सर्विसेज ऑपरेशनल एरियाज में, एचआर सपोर्ट मिलेगा, और सेल्फ रेगुलेटरी ऑर्गेनाइजेशन जो कि आरबीआई की गाइडलाइन के बेसिस पे काम करती है, तो कहीं ना कहीं
स्टाफ सेल्फ रेगुलेटेड ऑर्गेनाइजेशन वाला रोल भी ये प्ले करेगा। तो इन सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए NUCFDC इस्टेब्लिश किया गया है। तो यहाँ पर इसको समझिएगा, देखिए लगातार अर्बन कोऑपरेटिव बैंकों के लिए काम किया जा रहा है। तो जैसे यहाँ पर तो इन्होंने अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन लॉन्च किया, ऐसे ही लगातार जो कंडीशन, जैसे कि अभी आपने पढ़ा कि भाई इनएफिशिएंसी एंड आरबीआई का लगातार पेनल्टी लगाना। तो एक चीज और आपने पढ़ी होगी, रिसेंट में आरबीआई ने लेकर आया था जो पीसीए फ्रेमवर्क होता है, जो सभी बैंकों के ऊपर अप्लाइड होता है जिनपे कोऑपरेटिव बैंक नहीं आते थे। लेकिन पीसीए फ्रेमवर्क जिसका फुल फॉर्म होता है प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन, तो ये प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन के दायरे में आपके अर्बन कोऑपरेटिव बैंक आएंगे। और इनका टाइम पीरियड कब से इसके अंतर्गत आएंगे, तो 1 अप्रैल 2025 से। तो कहीं ना अगर कहीं कि पहले पूरी कंडीशन खराब हो जाए, उससे बेहतर है कि इनके ऊपर प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन लगाया जाए। इसीलिए प्राइमरी कोऑपरेटिव बैंक या दैट मीन्स अर्बन कोऑपरेटिव बैंक को भी इसके दायरे में लाया जाए। अगर बात की जाए NUCFDC की, तो यहाँ पर इनका रजिस्ट्रेशन आरबीआई के थ्रू 8 फरवरी 2024 को ही कर दिया गया था। और जिनकी शुरुआत में पेड अप कैपिटल लगभग 117.95 करोड़ है, इस पॉइंट को जरूर याद रखें। तो आरबीआई का जो अप्रूवल रहा है अर्बन इनके लिए एक्ट एज ए सेल्फ रेगुलेटरी ऑर्गेनाइजेशन की तरह, जिसका फंक्शन कौन निर्धारित करेगा, तो आरबीआई निर्धारित करेगा। और इन्होंने एक टारगेट यहाँ पे रखा है कि लगभग 1 साल का टारगेट है कि अगले साल 7 फरवरी 2025 तक, जब से ये स्टैब्लिश हुए हैं 8 फरवरी से लेकर 7 फरवरी 2025 तक, इनका जो पेड अप कैपिटल है वो 117 करोड़ से बढ़कर कितना हो जाना चाहिए, 300 करोड़ हो जाना चाहिए फ्रॉम द डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन। तो ये एक इम्पॉर्टेंट न्यूज है, तो इसको ध्यान में रखें। इसके बाद यहाँ पर कमीशनिंग ऑफ इंडियन नेवीज सेकेंड स्टेट ऑफ आर्ट सर्वे वेसल आईएनएस निर्देशक। तो लगातार आईएनएस ग्रुप का नाम आता रहता है, पर्टिकुलर नाम के साथ उनका क्या वर्किंग है वो जरूर ध्यान में रखें। तो यहाँ पर आईएनएस निर्देशक को, जो कि एक सर्वे वेसल है लार्ज प्रोजेक्ट के लिए, इसको इंडियन नेवी ने फाइनली इंक्लूड कर लिया है। और ये किसकी प्रेजेंस में, तो रक्षा राज्य मंत्री जिनका नाम है श्री संजय सेठ के द्वारा इसे इंक्लूड किया गया। कहाँ पर, विशाखापट्टनम। और इनके साथ वाइस एडमायरल राजेश पेंडारकर भी, जो कि यहाँ पर प्रेजेंट थे। तो आईएनएस निर्देशक ये जो है टेडमिस क्लास सर्वे वेसल, जो कि अपने क्लास की सेकंड शिप है, इसको इंक्लूड किया गया, कमीशनिंग की गई। यहाँ पर एक पोर्टल लॉन्च किया गया, इसका डेटा हर साल आता है, जैसे नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल। अब आपको नाम से पता लग जाएगा कि लगातार जो साइबर क्राइम बढ़ रहे हैं ऑनलाइन डिजिटल से रिलेटेड, उनके रिपोर्टिंग सिस्टम को, दैट मीन्स ये सारी चीजों को, दिक्कतों को या इश्यूज क्रिएट जो भी होते हैं उनको अच्छे से बेहतर से सॉल्व किया जा सके। तो ये तभी हो पाएगा जब सही टाइम पे रिपोर्टिंग हो पाए लोगों के बारे में, या जो अथॉरिटी है वहां तक इसकी रिपोर्ट पहुंचे। इसीलिए ये पोर्टल लॉन्च किया है। तो सबसे पहली चीज यहाँ पर आती है कि जो पुलिस एंड पब्लिक ऑर्डर होता है, जैसे कि हम लोग अपने कॉन्स्टिट्यूशन में पढ़ते हैं कि भाई हमारे पास टोटल 12 शेड्यूल है। उस 12 शेड्यूल में जो 7th शेड्यूल है वो बात करता है डिवीजन ऑफ पावर की, शक्तियों के बंटवारा की। और डिवीजन ऑफ पावर के तहत 3 लिस्ट आपको दिए गए हैं। भाई एक आपके लिए होता है यूनियन लिस्ट, एक आपके लिए होता है स्टेट लिस्ट, और एक होता है कॉन्करेंट लिस्ट। तो जिसमें केवल केंद्र कानून बनाने का अधिकार रखता है तो वो यूनियन लिस्ट है, जिसमें स्टेट कानून बनाने का अधिकार रखती है, पावर होती है, स्टेट लिस्ट है। और जिसमें यूनियन प्लस स्टेट दोनों कानून बना सकते हैं, लेकिन अगर कोई मतभेद होता है, कोई डिस्प्यूट क्रिएट होता है, तो वहां पर यूनियन का लॉ प्रिवेल करेगा, तो वो आपके लिए कॉन्करेंट लिस्ट हो जाती है। लेकिन पुलिस एंड पब्लिक ऑर्डर साफ साफ बताया जा रहा है कि भाई ये स्टेट का सब्जेक्ट है, 7 शेड्यूल में जो आता है, तो स्टेट पावर रखता है। और इस चीज को मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने इसीलिए एक चीज लॉन्च की थी, ये पहले भी लॉन्च किया था, इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर, I4C जिसका नाम दिया। और इसी के तहत इसके फंक्शन को और बेहतर बनाने के लिए I4C के तहत ही नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल लॉन्च किया गया है। ये उसका यूआरएल है। और यहीं पर दैट मीन्स अगर किसी को भी अपनी रिपोर्ट फाइल करानी है, तो एक साइबर क्राइम हेल्पलाइन नंबर, ये नंबर जरूर याद रखें, अवेयरनेस के लिए भी जरूरी है, लोगों को पता होना चाहिए।
तो 1930 है। तो इसको भी ध्यान रखें कि एक टोल फ्री नंबर दिया गया है, दैट मीन्स ऐसी कोई भी चीज होती है तो वो आप तुरंत वहां पे रजिस्टर्ड करा पाए, जिसको सरकार ने 2020 में लॉन्च किया था विक्टिम्स जो भी साइबर क्राइम्स के उनको सपोर्ट करने के लिए। इसी के साथ साथ मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्सेज एक प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया जिसका नाम है साइट्रेन, और इसके थ्रू जो भी पुलिस ऑफिसर्स या जुडिशियल ऑफिसर्स हैं उनकी एक ऑनलाइन समझ लीजिए एक टाइप की ट्रेनिंग या क्लास दी जाएगी ताकि उनकी कैपेसिटी को बढ़ाया जा सके। तो कैपेसिटी बिल्डिंग के लिए साइट ट्रेन लॉन्च किया गया पोर्टल। तो ये भी याद रखिएगा कि ये दैट मीन्स विक्टिम्स के लिए ना होकर ये किसके लिए है, पुलिस ऑफिसर्स एंड जुडिशियल ऑफिसर्स के लिए है। और इसी के लिए जो आपके मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने लगभग इसके लिए वित्तीय सहायता लगभग 131.60 करोड़ की देने की बात कही है अंडर साइबर क्राइम प्रिवेंशन अगेंस्ट वुमेन एंड चिल्ड्रन, क्योंकि एक मेजर पोर्शन कहीं ना कहीं वुमेन एंड बच्चों का होता है। और इतना करोड़ रुपए जो दिया है वो किस स्कीम के तहत, तो निर्भया फंड के तहत दिया गया। तो यहाँ पर तीन चार काम की बातें जो निकली है I4C के अंदर, कि एक पोर्टल तो लोगों की रिपोर्टिंग के लिए किया गया है और एक दूसरा प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया है ट्रेनिंग के लिए। और इसके साथ साथ निर्भया फंड के तहत लगभग सरकार ने 131.60 असिस्टेंस भी देने की बात कही है। बढ़ते हैं अगले न्यूज की तहत, तो यहाँ पर ₹1 करोड़ फाइन फॉर होक्स फ्लाइट बॉम्ब कॉल्स, तो दैट में से एक सीधी सी बात है, कभी कभी ये जो झूठी अफवाह फैलाई जाती है कि दैट मीन्स फ्लाइट में बॉम्ब है और इस टाइप से उसको डिले किया जाता है या बाकी जो चीजें हैं एक गलत इम्पैक्ट पड़ता है। तो अगर इस टाइप की कोई भी चीजें कहीं देखी जाती हैं तो अब उस पर 1 करोड़ रुपए तक का फाइन लगेगा। इसी को होक्स बॉम्ब थ्रेट कहते हैं। तो इंडियन गवर्नमेंट ने इसको बेहतर तरीके से लागू करने के लिए, ताकि ये जो लगातार इस टाइप की चीजें घटनाएं बढ़ती जा रही हैं आजकल, हर लोग केवल किसी को दैट मीन्स टाइम पास करना है तो वो भी दैट मीन्स इस टाइप की चीजें करने लगता है, तो आप लोग देखते भी होंगे। तो इनकी फैसिलिटीज और बाकी सारी चीजें की इफेक्टिवनेस कम होती है, तो इसीलिए इस टाइप की कोई भी एक्टिविटी हो रही है तो वहां पर 1 करोड़ रुपए तक का फाइन लगाया जाएगा। और ये जो रूल्स लॉन्च किए हैं इसको बदलाव के साथ मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन ने लॉन्च किया है। इसके तहत जो आपका एयरक्राफ्ट सिक्योरिटी रूल्स है उसमें जो लेवल ऑफ सीवियरिटी है दैट मीन्स लेवल 6 की, इसके तहत अगर किसी भी टाइप का ऑफेंस पाया जाता है तो फाइनेंशियल पेनल्टी लगेगी जिसकी रेंज 1 लाख से लेकर 1 करोड़ तक गया है। मतलब 1 लाख इंडिविजुअल के लिए और 1 करोड़ ऑर्गेनाइजेशन के लिए अगर वहां पे 300 एम्प्लॉय से ज्यादा है। इसके साथ साथ एक रूल और लॉन्च किया गया है जो कि डायरेक्टर जनरल ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन सिक्योरिटी को ये अधिकार देता है, तो एक रिटर्न देता है कि एक रिटर्न डायरेक्शन भी ये लॉन्च कर सकते हैं, तो रिफ्यूज एडमिशन टू एनी पर्सन और ग्रुप ऑफ पर्सन इन द एयरक्राफ्ट। मतलब अगर इनको थोड़ा सा भी संदेह लगता है तो ये रिटर्न डायरेक्शन देकर किसी भी पर्सन की एंट्री को वहीं पर रोक सकते हैं। तो ये भी एक अधिकार दिया गया और ये अधिकार किसके पास होगा, सीधे डायरेक्टर जनरल ऑफ ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन सिक्योरिटी के पास। ये जो नोटिफिकेशन लॉन्च की गई है ये इमीडिएट इफेक्ट से लागू हो जाएगा, जिसको 9 दिसंबर को लॉन्च किया गया था। और इसी के तहत जो नए रूल्स लॉन्च किए गए हैं जिसमें चेंज हुआ है वो 29A और 30A के तहत। और 30A में साफ साफ बोला गया है कि अगर कोई भी रूल्स को वायलेट करता है तो उसके ऊपर वही लेवल 6 का चार्ज लगेगा। और 1 लाख रुपए इंडिविजुअल, 50 लाख रुपए तक स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन, 75 लाख तक मीडियम ऑर्गेनाइजेशन और 1 करोड़ रुपए तक लार्ज ऑर्गेनाइजेशन पर पेनल्टी लगाई जाएगी। तो इस टाइप की चीजों को रोकने का ये सरकार की कोशिश है, क्योंकि कहीं ना कहीं इसका इफेक्ट लगातार पड़ता आया है और पड़ता भी है। ठीक है, बढ़ते हैं अगली न्यूज की तरफ। यहाँ पर अनक्लेम्ड मैच्योरिटी अमाउंट्स LIC की लगभग 881 आई है फाइनेंशियल ईयर 2024 में, जो कि गवर्नमेंट ने अभी लोकसभा में अपनी रिपोर्ट रखी है। तो देखिए अनक्लेम्ड अकाउंट का हर जगह नाम आने लगा है। जहां पे भी अनक्लेम्ड अकाउंट, अनक्लेम्ड का मतलब है जिसको क्लेम करने वाला कोई ना हो। जैसे कई लोगों ने अपने अकाउंट या LIC में ही इंश्योरेंस करा लिया, मैच्योरिटी पूरी हो चुकी है लेकिन किसी भी वजह से दैट मीन्स हो सकता है ना हो, दैट मीन्स किसी एक्सपायर कर गए हो, नहीं इंफॉर्मेशन हो,
तो वो पैसा सरकार के पास, दैट मीन्स एलआईसी के पास पड़ा रह गया। ऐसे ही सेम बैंकों के पास भी होता है। तो इसीलिए यहाँ पर एक डेटा सरकार ने दिया है कि हाँ भाई, एलआईसी का जो अनक्लेम्ड मैच्योरिटी अमाउंट है वो लगभग 881 करोड़ रुपए इस फाइनेंशियल ईयर में आया है। इसके तहत लगभग 3,72,000 पॉलिसी होल्डर्स ने अभी तक किसी भी टाइप की मैच्योरिटी बेनिफिट को क्लेम नहीं किया है। और ये रिपोर्ट सौंपी मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट फॉर फाइनेंस पंकज चौधरी ने। और प्रीवियस ईयर के डेटा के हिसाब से लगभग 815 करोड़ रुपए पॉलिसी होल्डर्स का अनक्लेम था, और इस बार लगभग 881 करोड़ रुपए है। 10 डेथ क्लेम्स वर्थ 14 लाख रिमेन अनक्लेम्ड, ये भी है इसका एक डेटा। तो ये एलआईसी की तरफ लगातार चीजें आ रही हैं, तो इनको ये जो भी डेटा होते हैं इनको जरूर ध्यान रखें कि लगभग कितने रुपए का अनक्लेम अभी तक मैच्योरिटी रह गई है। कॉइन स्विच रिपोर्ट आई है। ये रिपोर्ट किस चीज से रिलेटेड है, तो नाम आपको देखकर समझ में आ गया होगा। तो ये पहली चीज तो क्रिप्टो करेंसी से रिलेटेड है। तो यहाँ पर बस इतना समझ लीजिए कि भाई क्रिप्टो करेंसी में कौन सबसे ज्यादा यूज कर रहा है, तो उसका रिपोर्ट कॉइन स्विच के थ्रू दिया जाता है। तो काम की बात यह है कि पहली चीज तो कॉइन स्विच की बात करें, जो ये रिपोर्ट जारी करता है इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, बेंगलोर। तो ये बेंगलोर बेस्ड कंपनी है, कर्नाटक। और इसके सीईओ की बात करें तो इसके सीईओ हैं आशीष सिंघल। इसके सीईओ हैं आशीष सिंघल। तो देखते हैं ये न्यूज में क्या दिया है कॉइन स्विच रिपोर्ट के हिसाब से। जैसा कि अभी रिसेंट में आया था, अभी अभी लेटेस्ट में, कि बिटकॉइन $1 लाख का मार्क, दैट मीन्स मार कर गया, दैट मीन्स पार पार कर गया। तो इसी के तहत देखा गया कि भाई दिल्ली और इंडिया में, दिल्ली और बेंगलुरु दो ऐसे पर्टिकुलर रीजन निकल के आए जिनका क्रिप्टो इन्वेस्टमेंट सबसे ज्यादा रहा है इंडिया में। और लगभग 36% ऑफ इंडिया क्रिप्टो जो मार्केट है, या जो भी इन्वेस्टमेंट है, वो तीन मेट्रो सिटीज से निकल के आया, दिल्ली, बेंगलुरु और मुंबई। तो ये डेटा क्वाइंसिस ने यहाँ पर जारी किया है। तो अभी तक ये इसका थर्ड एडिशन था। क्वाइंसिस की ये एनुअल इन्वेस्टर रिपोर्ट आती है जिसमें इंडिया की क्रिप्टो पोर्टफोलियो, हाउ इंडिया इन्वेस्ट करके इन्होंने ये रिलीज किया है, जिसके तहत सबसे ज्यादा जो इन्वेस्टमेंट होता है वो दिल्ली के तहत होता है, लगभग 20.9% के तहत, जो कि बेंगलुरु का जस्ट 2 गुना है। और इसीलिए बेंगलुरु सेकंड हाईएस्ट सिटी है जो कि 9.6 के साथ है, और मुंबई 6.5 के साथ थर्ड नंबर पे है। तो यहाँ पे दैट मीन्स तीनों का आ गया, दिल्ली, बेंगलोर एंड मुंबई। तो ये रिपोर्ट का नाम जरूर याद रखिएगा, इंडिया क्रिप्टो पोर्टफोलियो हाउ इंडिया इन्वेस्ट। किसने लॉन्च किया है? कॉइन स्विच की रिपोर्ट है, जो कि बेंगलोर बेस्ड है। अगर टॉप 10 सिटीज की बात करें तो यहाँ पर पुणे द हाईएस्ट परसेंटेज ऑफ पोर्टफोलियोज देखने को मिलता है। 86% पॉजिटिव रिटर्न है। टीयर 2 टीयर 3 कैपिटल में बात करें, जैसे लखनऊ, जयपुर एंड भोपाल, मतलब बोटाड। ये बोटाड एक स्मॉल सिटी इन गुजरात है। यहाँ पर भी देखा गया है कि लोग बढ़ चढ़कर दैट में इसमें हिस्सा ले रहे हैं। और कोलकाता एंड बोटाड, जो कि बोटाड का नाम है, स्मॉल सिटी ऑफ गुजरात है, ये पहली बार टॉप 10 लिस्ट में इंक्लूड हुए हैं, जिनको 9th और 10th रैंक मिली है। इसके बाद इंडियन इन्वेस्टर ने इसमें काफी ज्यादा इंटरेस्ट दिखाया है, जैसे कि बिटकॉइन, इथेरियम। और इसीलिए बिटकॉइन, इथेरियम सेकंड एंड थर्ड स्पॉट पे भी रही है इन्वेस्टर के प्रेफरेंस पे, लगभग 7% और 6% के साथ। अब अगर बात करें कि इंडियन इन्वेस्टर्स की पहली चॉइस क्या रही है, तो इंडियन इन्वेस्टर्स की पहली चॉइस रही है ब्लू चिप कंपनीज। अब अगर बात करें कि ब्लू चिप कंपनीज क्या होती हैं, तो भाई एक सिंपल सी बात है, ब्लू चिप कंपनीज ऐसी कंपनीज होती हैं जो नेशनल एज वेल एज इंटरनेशनल लेवल पर बेहतरीन तरीके से रिकॉग्नाइज्ड हैं, और एज वेल एज वेल सेटअप है, तो इनको ब्लू चिप कंपनीज कहते हैं। एंड लार्ज कैप टोकन्स में अपनी स्टेबिलिटी को दिखाते हुए इन लोगों ने प्रेफर किया है। लेयर वन टोकन्स में लगभग 37% इन्वेस्टर है, वाइल DeFi tokens retained the second spot on the 17%। और बेंगलुरु ब्लू चिप इन्वेस्टमेंट में लगभग सबसे ज्यादा इन्वेस्टमेंट देखने को मिला है, 38% का शेयर। जिसके बाद लार्ज कैप फंडिंग 30% की हुई है। अब यहाँ पर दो वर्ड निकल के आए, एक ब्लू चिप कंपनीज और डीफाई। ब्लू चिप तो नेशनल इंटरनेशनल लेवल पर जो भी बेहतर रिकॉग्नाइज कंपनी है उनको बोला जाता है। डीफाई क्या होता है, तो डीफाई समझिएगा। पहली बात तो इसका फुल फॉर्म होता है डिसेंट्रलाइज डिसेंट्रलाइज फाइनेंस। तो इसको समझते हैं डिसेंट्रलाइज फाइनेंस क्या होता है। देखिएगा, डिसेंट्रलाइज का मतलब है
जहां आपने चीजों को बांट दिया। सेंट्रलाइज मतलब एक ही जगह से कंट्रोल हो रहा है। तो जैसे कि आप शेयर में, डिवेंचर में यहाँ पे ट्रेड कर रहे होते हैं, तो उसी की जगह देखिए इंट्रोड्यूस किया गया भाई, क्रिप्टो करेंसी आ गई, बिटकॉइन आ गए, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी आ गई। तो दैट मीन्स हुआ क्या, कहीं ना कहीं आपने अपना जो मोड था वो चेंज कर दिया। जहां पर आपको जो ऑर्थोडॉक्स मैनर होता था जिसमें ट्रेड करते थे उसको अपनाने की जरूरत नहीं पड़ी। तो अगर एक सीधी सी बात की जाए कि ये डी फाई फाइनेंस होता क्या है, तो ये एक पीयर टू पीयर सिस्टम होता है। देखिए पीयर टू पीयर सिस्टम का मतलब है केवल दो लोग इन्वॉल्व है, ताकि जो आपकी थर्ड पार्टी है उसको कहीं ना कहीं रिमूव किया जा सके। तो पीयर टू पीयर सिस्टम है टू रिमूव थर्ड पार्टी, ठीक है। और ये एक टाइप का सेंट्रल डिसेंट्रलाइज इंस्टीट्यूशंस भी होते हैं जिनको थर्ड पार्टी के रूप में जो काम कर रहे होते हैं, और इनको यहाँ से बीच से हटा दिया जाता है। तो डायरेक्ट दो लोगों के बीच में किसी भी टाइप का जब फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन होता है, किसी भी टाइप का फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन बाय यूजिंग क्रिप्टो करेंसी बिटकॉइन, ताकि किसी भी थर्ड पार्टी प्लेटफॉर्म को हटाया जा सके और दो लोगों के बीच में डायरेक्ट फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन हो जाए, इसी को डीफाई टोकन्स बोलते हैं। तो यहाँ पे डी फाइव टोकन्स के तहत काफी ज्यादा इन्वेस्टमेंट देखने को मिला है। तो ब्लू चिप कंपनीज एंड लार्ज कैप टोकन है, और डी फाइव सेकेंड स्पॉट पर आते हैं 17% के साथ। तो इसको बढ़िया न्यूज है। इसके बाद आता है गूगल ने अपॉइंट किया प्रीति लोबाना को एज ए इंडिया हेड। तो गूगल ने प्रीति लोबाना की लीडरशिप को दैट मीन्स रिकॉग्नाइज करते हुए इनको नेटवेस्ट ग्रुप का दैट मीन्स यहाँ पर गूगल का हेड इंडिया के लिए अपॉइंट किया है। इससे पहले ये नेटवेस्ट ग्रुप अमेरिकन एक्सप्रेस, स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक और एएनजी ग्रिडलेस बैंक में पहले भी काम कर चुके हैं। और इसी के बाद इनको एज अ न्यू कंट्री मैनेजर एज वेल एज वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की तरह अपॉइंट किया है। लुबाना किसकी प्लेस पे आए, तो ये संजय गुप्ता की प्लेस पे आए, जिनको इससे भी बड़ा रोल अपॉइंट किया गया, दैट मीन्स प्रेसिडेंट ऑफ एशिया पैसिफिक रीजन। तो ये एशिया पैसिफिक रीजन के प्रेसिडेंट बन गए, और उनकी जगह पर प्रीति लोबाना को कंट्री चेयरमैन एंड वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया बना दिया गया। इसके साथ साथ अगर यहीं पे थोड़ा सा अगर आप अपॉइंटमेंट की बात करें कि भाई प्रीति लोबाना को तो यहाँ पर इसकी जिम्मेदारी दी गई है, लेकिन इसके साथ साथ एक न्यूज अभी और भी थी कि आरबीआई ने अपना एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर बनाया है। और आरबीआई का एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर कौन बना है, तो यहाँ पर 3 साल के लिए नाम आया है, और ये बनाया गया है मनीष जैन। मनीष जैन, तो ये दोनों चीजें आई हैं, तो इन दोनों को याद रखिएगा। इसके बाद कई सारे एआई पावर टूल लॉन्च किए जा रहे हैं। तो यहाँ पर प्राइव्यू एक एआई पावर टूल लॉन्च किया गया। ये पावर टूल, पहली बात तो डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्ट एक्ट 2023 के तहत जो हमारी डेटा सिक्योरिटी काउंसिल ऑफ इंडिया है, उसने इस टाइप की चीजों को नासकॉम के साथ पार्टनरशिप करके लॉन्च किया है। तो नॉसकॉम ने और इसके साथ साथ मतलब यहाँ पर एक तो आपका डेटा सिक्योरिटी काउंसिल हो गई, डेटा सिक्योरिटी काउंसिल हो गई जो कि एक डेटा प्रोटेक्शन बॉडी है, और ये किसके अंदर आती है, नासकॉम के अंदर आती है। और इसके साथ साथ आईडी5, इन दोनों लोगों ने मिलकर प्राइव्यू एआई लॉन्च किया है। और इसका मेन ऑब्जेक्टिव है दैट जनरेट्स प्राइवेसी नोटिस फॉर द कंपनीज। दैट मीन्स प्राइवेसी की नोटिस कंपनी के लिए जारी करेगी। ओवरऑल अगर मैं व्यू दूं तो जैसे अगर आप किसी भी साइट पे जाते हैं, तो अगर आप उसमें एंटर कर रहे होते हैं तो आपका कंसेंट मांगता है, एक बॉक्स बना रहता है, उस पर आपको टिक लगाना रहता है। तो अब समझ लीजिए वो जो मैनुअली आप कर रहे होते हैं, तो यहाँ पर उसी को आसान बनाने के लिए दैट मीन डेटा सिक्योर हो पाए, हाँ किसका कंसेंट दिया जा रहा है किसका नहीं दिया जा रहा है, तो ये पूरी तरीके से एआई पर काम करेगा। तो notice are the consent form that companies must provide user until under the Digital Personal Data Protection Act। देखिए वही बात कह रहा है, आप किसी भी कंपनीज की साइट या कहीं पर भी जाते हैं तो आपको वो कंसेंट फॉर्म भरवाता है, तभी उसके बाद वो डेटा कलेक्ट कर सकता है। क्योंकि ये डेटा प्रोटेक्शन एक्ट के तहत भी है, और ये आपके प्राइवेसी, अगर ऐसा नहीं होता है तो ये आपके प्राइवेसी का उल्लंघन भी होगा। इसीलिए कंपनीज के लिए मैंडेटरी है कि पहले आपका कंसेंट ले लें किसी भी टाइप का, दैट मीन्स डेटा कलेक्ट करने से पहले। तो यहाँ पर जो टूल है ये आपको कस्टमाइज रेफरेंस टेम्पलेट प्रोवाइड कराएगा प्राइवेसी नोटिस के लिए, विच विल बी द फर्स्ट टच पॉइंट फॉर द मैनेजिंग डेटा प्रिंसिपल कंसेंट, जिसमें पूरी तरीके से ट्रांसपेरेंसी रहेगी, और कौन कौन सी इंफॉर्मेशन कलेक्ट की जा रही है पर्सनल डेटा से बेस्ड, इसका भी इंफॉर्मेशन पूरी तरीके से दिया जाएगा।
ये जो टेम्पल जनरेट करेगा ये किसका प्लेस करेगा, वही जो मैंने बताया, जैसे पहले एक बॉक्स बन के आता था, आगे आगे लिखा रहता था आई एग्री टू टर्म्स एंड कंडीशन। तो इसको पूरी तरीके से एक्सचेंज कर दिया जाएगा इस चेक बॉक्स को। इसके साथ साथ ये टूल्स आपके नोटिस टेम्पलेट्स का ट्रांसलेशन, मतलब कई लोग नहीं समझ पाते हैं कि भाई ये क्या मांग रहा है, क्लिक कर दिया फिर बाद में डेटा शेयर हो गया। तो इसीलिए उनकी रीजनल लैंग्वेज में और लगभग 22 लैंग्वेजेस में ये इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की जाएगी डेटा प्रोटेक्शन लॉ के तहत, ताकि हर एक लोगों का डेटा अकॉर्डिंग टू फंडामेंटल राइट सेफ रहे, सिक्योर रहे। और आपका अधिकार भी है कि हाँ भाई, हमारे डेटा अननेसेसरीली किसी के पास नहीं जाना चाहिए विदाउट अवर कंसेंट। तो इसीलिए पाई व्यू को लॉन्च किया गया। तो एक बड़ा पिक्चर में देखेंगे तो पाई व्यू आपके डेटा को कंसेंट बेस्ड बनाता है, और कंसेंट बेस्ड वो भी सेव एंड सिक्योरिटी के साथ। यहाँ पर अ, एक डेटा यहाँ पर आया है, और ये डेटा इंपोर्ट्स फ्रॉम यूएई साउथ अफ्रीका लगभग 3 डिजिट में पहुंच गया है। दैट मीन्स हर महीने का ये डेटा आता है। जैसे कि यहाँ पर आप देख रहे हैं अप्रैल टू नवंबर का डेटा दिया गया, हाफ ईयरली डेटा दिया गया, इसलिए इसको याद रखिएगा, काम की चीज है। और इसमें यह देखा गया कि इंडिया का जो मर्चेंडाइज इंपोर्ट है वो कहीं ना कहीं ग्रोथ किया है सेम मंथ प्रीवियस ईयर के तुलना में, और ये ट्रिपल डिजिट ग्रोथ देखने को मिला है। और सबसे ज्यादा जो हमारा इंपोर्ट हुआ है उसमें यूएई है, स्विट्जरलैंड है, साउथ अफ्रीका है। तो ये देखिए आपको दिख भी रहा है लगभग 109, 217, तो लगभग इतना हमारा इंपोर्ट पहुंचा है। और जिसमें से इंडिया ने गोल्ड भी काफी ज्यादा इंपोर्ट किया, $14.9 बिलियन। इसके साथ साथ अगर एक्सपोर्ट की बात करें तो यूएस है, नीदरलैंड है, चाइना, बांग्लादेश है। यहाँ से हमको बेहतर एक्सपोर्ट देखने को मिला है। हाँ, वो बात अलग है कि थोड़ा सा एक्सपोर्ट में कमी जरूर आई है, लेकिन ये सारी चीजें देखे रहिएगा। टॉप में इधर यूएस है और यहाँ पर यूएई है। बढ़ते हैं अगले न्यूज की तरफ। क्रिप्टोज टू बी टैक्स्ड एज कैपिटल गेन्स। देखिए लगातार नाम आ रहा था कैपिटल गेन टैक्स का, जैसा कि इस बार बजट में भी आया था। अब अगर पहली बात तो हम लोग समझे कैपिटल गेन टैक्स होता क्या, बहुत सिंपल सी चीज है। कैपिटल का मतलब पूंजी हो गया, गेन का मतलब प्राप्ति। तो दैट मीन्स जब भी आप अपना कोई असेट मार्केट में सेल करते हैं तो उसके प्रॉफिट पर जो टैक्स लगाया जाता है वो आपके लिए क्या हो जाता है, कैपिटल गेन टैक्स। फॉर एग्जांपल जैसे आपने जमीन कोई 20 लाख की खरीदी, 30 लाख में बेच दी, तो इसके प्रॉफिट पे जो टैक्स लगेगा वो आपका क्या कहलाएगा, कैपिटल गेन टैक्स लगेगा। तो यहाँ पर एक डिसीजन आया है इनकम टैक्स अपीलेट ट्राइब्यूनल की तरफ से, जिन्होंने ये कहा है कि आप अगर क्रिप्टो करेंसी में की कोई भी दैट मीन्स डील कर रहे हैं तो वो भी टैक्स के दायरे में आना चाहिए, और उसके ऊपर क्या लगेगा, कैपिटल गेन टैक्स लगेगा। इससे पहले गवर्नमेंट ने कई सारे नोटिफिकेशन भी जारी किए थे ट्रांजैक्शन से रिलेटेड, और इसीलिए गवर्नमेंट ने एक स्पेसिफिक रेगुलेशन लॉन्च किया था फॉर वर्चुअल डिजिटल असेट 2022 में ही पहले कर दिया था। इसके पहले दैट मीन्स 2022 के पहले कोई क्लियर डायरेक्शन नहीं था कि क्रिप्टो करेंसी के प्रॉफिट पे कोई टैक्स लगेगा भी कि नहीं, लेकिन अब साफ साफ बोल दिया गया है कि हाँ भाई इसको टैक्स के दायरे में आना चाहिए। और ये अब ये बात अलग है कि भाई कैपिटल गेन टैक्स दो टाइप का होता है, शॉर्ट टर्म है, शॉर्ट टर्म भाई 12.5% और लॉन्ग टर्म 20% टैक्स लगेगा। तो ये आपके दैट मीन्स होल्डिंग पे डिपेंड करेगा। ठीक है, तो इस चीज को याद रखिएगा। इसके साथ साथ जो इन्फोर्समेंट डायरेक्टर है, इन्फोर्समेंट डायरेक्टर की अगर बात की जाए तो इन्फोर्समेंट डायरेक्टर ने ईडी ने लगभग इस फाइनेंशियल ईयर में लगभग 22,300 करोड़, जिसका पर्टिकुलर डेटा यहाँ दिया है 22,280 करोड़ का प्रॉपर्टीज को रीस्टोर किया है। तो ये भी डेटा सरकार ने रखा है, तो ये बड़ा डेटा है, इसको भी ध्यान रखेंगे। यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट न्यूज आई है एग्रीकल्चर मिनिस्टर की तरफ से कि जो एग्री स्टेक है वहां पे लगभग 3.7 मिलियन फार्मर्स की आईडी क्रिएट की जा सकी है, की जा चुकी है। तो एग्री स्टेक प्रोजेक्ट के तहत, और जो कि एग्रीकल्चर मिनिस्टर शिवराज सिंह चौहान के तहत ये बात रखी गई कि जो फार्मर्स को आईडी दी जाती है ताकि उनकी डेमोग्राफिक डिटेल्स, लैंड होल्डिंग एंड क्रॉप्स का डिजिटली आइडेंटिफिकेशन किया जा सके, और उनका ऑथेंटिकेशन किया जा सके, ताकि जो भी बेनिफिट दिए जाते हैं कई सारे स्कीम के तहत उसका फायदा उनको डायरेक्ट मिल पाए, कहीं भी कोई दैट मीन्स यहाँ पर कोई किसी भी टाइप का डिस्क्रिमिनेशन ना हो जाए। इसके साथ साथ मेटा ने लगभग 251 मिलियन का 2008 मतलब इसके ऊपर इतनी फाइन लगाई गई है और 2018 डेटा ब्रीच के चलते। तो ये एक बड़ा फाइन लगाया गया, और ये किसने लगाया है, यूरोपियन यूनियन डेटा प्राइवेसी रेगुलेटर
जो कि मेटा के लिए है, उसने सोशल मीडिया जायंट पर इतने करोड़ का लगभग, दैट मीन्स इतना मिलियन का एक क्या कहते हैं कि फाइन या पेनल्टी लगाई है, तो इस चीज को जरूर ध्यान रखेगा। तो कहीं ना कहीं कई सारे दैट मीन्स वल्नरेबिलिटी एज वेल एज साइबर अटैक्स देखने को मिले, और इसीलिए कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज हुआ लोगों की सेफ्टी और सिक्योरिटी पर्सनल डेटा से जो रिलेटेड था, जैसे कि उनका फुल नेम, कॉन्टेक्ट डिटेल, लोकेशन, प्लेस, डेट ऑफ बर्थ, रिलीजन, जेंडर। तो इसीलिए यहाँ पर इतने रुपए का कहीं ना कहीं फाइन लगाया गया है। तो इस चीज को याद रखें, किसने लगाया है और किस पर लगाया है। इसके बाद एक मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पर आई है। देखिए, यहाँ पर बात हुई है अनक्लेम्ड म्यूचुअल फंड फोलियोज। बार बार जैसे अभी में हम लोग ने पढ़ा था, एलआईसी में भी अनक्लेम्ड मैच्योरिटी अकाउंट मिला, लगभग कितने रुपए का, 881 करोड़ रुपए, जिसको अभी तक किसी ने क्लेम नहीं किया। वैसे बैंकों के पास भी अनक्लेम्ड अकाउंट होते हैं। पहली बात तो ये समझिएगा, अनक्लेम्ड अकाउंट कितने साल तक जाता है, ये अभी मैं बैंकों के केस में बात कर रहा हूँ। लगभग अगर 10 साल तक पैसा पड़ा रहता है तो उसे अनक्लेम्ड की कैटेगरी में डाल देते हैं। सेम यही चीज आपके डीमेट अकाउंट के साथ भी है। 10 साल तक कोई भी अगर दैट मीन्स ट्रांजेक्शन नहीं हो रहा है, तो वो आपका किस में आ जाएगा, वो आपका अनक्लेम्ड अकाउंट में आ जाएगा। तो यहाँ पर आपका जो सेबी सिक्योरिटी एक्सचेंज ऑफ बोर्ड ऑफ इंडिया, इसने एक नया प्लेटफॉर्म लॉन्च किया अनक्लेम्ड म्यूचुअल फंड फोलियोज के तहत, जिसका इन्होंने नाम दिया मित्र। फुल फॉर्म जरूर याद रखें, म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट ट्रेसिंग एंड रिट्रीवल असिस्टेंस, ताकि ये इन्वेस्टर्स को आइडेंटिफाई करके उनके इन्वेस्टमेंट को देखते हुए, किसी भी टाइप का इन्वेस्टमेंट है तो फुल लीगल क्लेम करने की परमिशन देता है, ताकि उन लोगों का पैसा वापस किया जा सके। और इस प्लेटफॉर्म को डेवलप दो लोगों ने मिलकर किया है। एक तो कंप्यूटर एज मैनेजमेंट सर्विस, कैम्स का नाम आप देखते होंगे, KFIN टेक्नोलॉजी। तो ये सर्चेबल डेटाबेस प्रोवाइड करेगा, ताकि केवाईसी कराकर उनको उनका पैसा वापस किया जा सके। तो अगर कोई भी दैट मीन्स अकाउंट, अगर जिसमें कोई भी इन्वेस्टर 10 साल तक कोई ट्रांजैक्शन नहीं कर रहा है, तो उसे आप क्या मानते हैं, अनक्लेम्ड मानते हैं। देखिए, यहाँ पे तो मित्र हो गया, जो सेबी के थ्रू लॉन्च किया गया, एक बेसिक सी चीज। सेम ऐसे ही आरबीआई ने भी अनक्लेम्ड अकाउंट की पहचान और उसमें पैसा लोगों तक पहुंचाने के लिए एक उद्गम पोर्टल लॉन्च किया था, और उसी के तहत 100 डेज एंड 100 पे भी शुरू किया गया था। तो देखिए, लाइन से ये सारी चीजें सरकार के द्वारा की जा रही है, दैट मीन्स एजेंसीज के थ्रू। इसके बाद बात आती है, साइंटिस्ट डेवलप किसान कवच टू हेल्प फार्मर्स। एक बेसिक सी न्यूज है, किसान कवच, दैट मीन्स फार्मर्स जो पेस्टिसाइड या इंसेक्टिसाइड के छिड़काव में इन्वॉल्व रहते हैं, तो जाहिर सी बात है कहीं ना कहीं उनकी बॉडी पे निगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है। तो उनको निगेटिव इम्पैक्ट से बचाने के लिए एक, समझ लीजिए, कॉस्ट्यूम लॉन्च किया गया है। और ये जो कॉस्ट्यूम है, इसी का नाम है किसान कवच। तो ये एक पेस्टिसाइड है, जिसको डिपार्टमेंट जी ने लॉन्च किया है। तो दैट मीन्स डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी और बीआरआईसी ने, रिसर्च टीम ने इसके साथ कोलैब करके, तो यहाँ पर सीपीओ हेल्थ प्राइवेट लिमिटेड के साथ कोलैब करके इस टाइप के सूट कॉस्ट्यूम को लॉन्च किया है, ताकि उनकी स्किन को किसी भी केमिकल हार्म से बचाया जा सके। और यहाँ पर जो उस किट की कीमत होगी, लगभग 4,000 रुपए होगी। तो कुल मिलाकर यहाँ आप बोल सकते हैं कि डेवलप एक टाइप का एंटी पेस्टिसाइड सूट। तो ये चीज है, ताकि फार्मर्स के हेल्थ को प्रोटेक्ट किया जा सके। तो किसान कवच लॉन्च किया गया। इसके साथ साथ एक ईगल नेस्ट बर्ड फेस्टिवल, क्योंकि फेस्टिवल के नाम पूछ लेता है, तो काफी सारे चीजें यहाँ पर आती भी हैं न्यूज में। तो देखिए, यहाँ पर ईगल नेस्ट बर्ड फेस्टिवल, तो सबसे पहली बात तो अरुणाचल प्रदेश ने ये होता है उससे रिलेटेड है, और यहाँ पर इसका 4th एडिशन मनाया जा रहा है। दैट मीन्स मनाया जाएगा 17 से 19 जनवरी के बीच में, शिलोंग एंड तोंगरे विलेज में, जो कि अरुणाचल प्रदेश, ईटानगर। ईगल नेस्ट बर्ड फेस्टिवल ये एक टाइप का एनुअल इवेंट है, जो हर साल होता है, और इस बार इसका 4th एडिशन है, जो अरुणाचल प्रदेश की नेचुरल ब्यूटी एंड रिच बायोडायवर्सिटी के बारे में लोगों को अवेयर कराता है। इसी के साथ साथ यहाँ के जो चीफ मिनिस्टर है, पेमा खांडू, उन्होंने इसका न्यू लोगो भी लॉन्च किया है। तो न्यू लोगो के साथ इसको लॉन्च किया गया, ताकि लोग अवेयर हो पाए, और जो भी बायोडायवर्सिटी रिच जो स्टेट है, उसको कहीं ना कहीं उसको रिकॉग्नाइज किया जा सके, उसकी इंपॉर्टेंस समझी जा सके। और इसके साथ साथ इको टूरिज्म और पर्यटन को भी बढ़ावा देके एक इको फ्रेंडली होना चाहिए, सस्टेनेबल होना चाहिए, टूरिज्म भी हो
इस फेस्टिवल का अनाउंसमेंट, दैट मीन्स एक हिस्टोरिक रूट के तहत अगर कहा जाए तो दैट मीन्स फोकस क्या है, की फाइंडिंग्स की बात की जाए तो होलीनेस ऑफ दलाई लामा को ध्यान में रखते हुए इसका अनाउंसमेंट किया गया। इसके साथ साथ इस फेस्टिवल में ही इको बायोडायवर्सिटी पार्क का इनॉग्रेशन, तो पहला पार्ट तो ये हो गया होलीनेस ऑफ दलाई लामा जो कि हिस्टोरिक रूट है, तो उसको कहीं ना कहीं लॉन्च किया गया। इसके साथ साथ इनॉग्रेशन इको बायोडायवर्सिटी पार्क, क्योंकि यहीं पर पहली बार दलाई लामा ने विजिट किया था 1959 के लगभग। तीसरी अगर बात करें, इस फेस्टिवल के तहत बर्ड थॉन लॉन्च होगा, मतलब बर्ड वॉचिंग जो लोग इंटरेस्ट होते हैं तो डिफरेंट टाइप के कल्चर, दैट मीन्स डाइवर्सिटी को, जो रिच डाइवर्सिटी है उसको देखने के लिए इस टाइप की चीजें लॉन्च की गई है। यहीं पर ईगल नेस्ट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी है, तो इसको भी याद रखिएगा। तो ईगल नेस्ट बर्ड फेस्टिवल अपने आप में काफी इंपॉर्टेंट है, जो कि हर साल कराया जाता है, और इसका फायदा दोनों को है। दोनों को मतलब कहीं ना कहीं टूरिस्ट का भी, दैट मीन्स जो लोग घूमने आते हैं उनके लिए एक मौका है नेचर और उससे दैट मीन्स कनेक्ट करने का, और लोकल कम्युनिटीज के लिए जॉब का भी ऑप्शन हो जाता है, तो वहां पर जॉब भी क्रिएट हो जाती है, अर्निंग के भी दैट मीन्स एक चांसेस बन जाते हैं। फाइनली यहाँ पर एक न्यूज आई है कि बायोफ्यूल्स की लगातार सरकार बात करती है, तो सी वीड से, समुद्री जो टाइप की घास समझ लीजिए, सी वीड से बायोफ्यूल डेवलप करने के लिए दो लोगों ने एग्रीमेंट किया, C6 एनर्जी ने इंडिया के HPCL के साथ। तो C6 जो कि एक बैंगलोर बेस्ड कंपनी है जो कि 2010 में बनाई गई थी, और ये कई सारे इनोवेटिव सोल्यूशन लॉन्च करती है ग्लोबल प्रॉब्लम्स को ध्यान में रखते हुए। और यहाँ पर भी इन्होंने, क्यों हम फॉसिल फ्यूल या एंड अदर रिसोर्सेज को देखें, जब हमारे पास एक इको फ्रेंडली सस्टेनेबल रिसोर्स अवेलेबल है जिसका नाम है सीवीड। तो सीवीड से बायोफ्यूल बनाने के लिए HPCL ने कोलैब किया है C6 एनर्जी के साथ, ताकि सस्टेनेबल फ्यूल एंड केमिकल्स को बनाया जा सके। तो C6 Energy will focus improving the upstream process of seaweed farming as well as harvesting, मतलब कहीं ना कहीं भाई फार्मिंग और हार्वेस्टिंग दोनों को बढ़ावा मिलेगा, और ये एक टाइप की कॉस्ट इफेक्टिव टेक्नोलॉजी भी हो जाएगी। क्योंकि लगातार हम लोग पढ़ते आ रहे हैं कि इंडिया का टारगेट रहा है दो चीजों का, एक तो हम लोग एनर्जी इंडिपेंडेंट बनना चाहते हैं 2050 तक, और दूसरी चीज है जीरो कार्बन इमिशन वाला देश बनना चाहते हैं 2070 तक। तो अगर इस टाइप की चीजें हमें अचीव करनी है, तो कहीं ना कहीं हमको बायोफ्यूल्स की तरफ जाना पड़ेगा, जो ऑर्थोडॉक्स एनर्जी के रिसोर्सेस है उनसे हटकर। तो ये HPCL है, HPCL ने C6 एनर्जी के साथ कोलैब किया है। इसके बाद यहाँ पर फीफा का बेस्ट अवार्ड किसको दिया गया है, तो ये पूरी लिस्ट आई है, इसको जरूर एक बार ध्यान में रखें। तो रियल मैड्रिड के अटैकर विनीसियस जूनियर को फीफा का बेस्ट मेंस प्लेयर ऑफ द ईयर अवार्ड मिला है। लेकिन इसके साथ साथ बार्सिलोना मिडफील्डर एथेना बोनमाती को वुमेन्स प्राइज फॉर द सेकेंड टाइम दिया गया है। तो ये पूरी लिस्ट है, मेंस प्लेयर, वुमेन्स प्लेयर, मेंस कोच में किसका नाम आया, वुमेन्स कोच में किसका नाम आया, गोलकीपर, वुमेन्स गोलकीपर। तो ये पूरी एक बार लिस्टिंग आप जरूर देख लेंगे, कि लिस्ट और अवार्ड आ जाते हैं। तो कई सारे अवार्ड्स अभी दिए भी गए थे, वो भी हम लोग दैट मीन्स देखेंगे, कवर करेंगे। इसके साथ साथ अगर बात की जाए कि यहीं पर जैसे कि हम लोग ने जो भी ऊपर अवार्ड्स एंड ऑल देखा, तो यहाँ पर कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स भी हम लोग देख लेते हैं वन लाइनर के तौर पर। सबसे पहले जैसे अभी हमने ईगल नेस्ट फेस्टिवल देखा, तो अगर फेस्टिवल की बात की जाए तो कई सारे फेस्टिवल, तो यहाँ पर हमारा रिवीजन भी हो जाएगा वन लाइनर के तौर पर। जैसे अभी आपने देखा ही था, मोदी जी ने एक अष्ट लक्ष्मी फेस्टिवल लॉन्च किया था, या अष्ट लक्ष्मी महोत्सव लॉन्च किया था, जो कि नॉर्थ ईस्ट के डेवलपमेंट को ध्यान में रखते हुए लॉन्च किया गया था, और इसे कहाँ किया गया था, दिल्ली में। इसी के साथ साथ आप देखते हैं हॉर्नबिल फेस्टिवल, तो हॉर्नबिल फेस्टिवल भी नागालैंड का है। इसके साथ साथ अभी दिव्य कला मेला लगाया गया था, और ये कहाँ पे लगाया गया था, भुवनेश्वर, उड़ीसा। मैती कम्युनिटी जो पर्टिकुलर, और मैती कम्युनिटी की बात की जाए तो मैती कम्युनिटी के थ्रू भी एक दैट मीन्स फेस्टिवल मनाया जाता है जिसका नाम है निंगोल, निंगोल चौखाबा। तो ये भी मणिपुर का है। तो यहाँ पर हमने चार चीजें देखी, मणिपुर का निंगोल चौखाबा, मैती कम्युनिटी के थ्रू, दिव्य कला जो कि भुवनेश्वर उड़ीसा में, ठीक है, कलिंगा इंस्टीट्यूट के थ्रू लगाया गया था, KIIT कैंपस में था एक्चुअली, कलिंगा इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी।
हॉर्नबिल फेस्टिवल नागालैंड में अष्टलक्ष्मी, जो कि नॉर्थ ईस्ट को प्रमोट करने के लिए मोदी जी ने लॉन्च किया था। तो ये सारी चीजें याद रखिएगा। ठीक है। और यहाँ पर क्योंकि हमने एक चीज और बात की थी बायोफ्यूल की, तो बायोफ्यूल की अगर बात की है तो एक चीज और याद रखिएगा, क्योंकि अभी 14 दिसंबर जस्ट पास ही हुआ है, और उसी दिन आप क्या मनाते हैं, उसी दिन आपका नेशनल एनर्जी कंजर्वेशन डे होता है। तो चीजों को रिलेट करके जब बात एनर्जी की हो रही थी, तो नेशनल एनर्जी कंजर्वेशन डे भी होता है। और इसकी थीम क्या है, तो जब भी कोई इस टाइप की चीजें आई तो टारगेट के साथ साथ उसकी थीम भी याद रखें। तो इसकी थीम इन्होंने रखी थी पावरिंग सस्टेनेबिलिटी, पावरिंग सस्टेनेबिलिटी, और पूरा नाम था एवरी वॉट काउंट्स। तो इस चीज को ध्यान में रखते हुए ये यहाँ पर 14 दिसंबर को नेशनल एनर्जी कंजर्वेशन डे लॉन्च किया गया था, जिसका थीम पावरिंग सस्टेनेबिलिटी एवरी वॉट काउंट्स था। तो ये थी हमारी सारी इंपॉर्टेंट न्यूज। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।